दोस्तों स्वागत है आपका अपने मूवी एक्सप्लेनेशन चैनल मूवीज़ मसाला पे। सोचिए दोस्तों, क्या हो अगर कोई सीरियल किलर पुलिस को ही अपना निशाना बनाने लग जाए। जी हाँ दोस्तों, हमारी आज की मूवी अंजम पतीरा की कहानी इसी पे बेस्ड है। यह मूवी 2020 में रिलीज हुई है और IMDb पे इसकी रेटिंग है 7.9, जो कि बहुत ही बढ़िया है। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं मूवी की कहानी की ओर। मूवी की शुरुआत में हम DSP इब्राहिम कोशी को देखते हैं, जिसका एक वुल्फ मास्क पहना व्यक्ति किडनैप कर लेता है। नेक्स्ट सीन में हम अनवर हुसैन और उसकी फैमिली को देखते हैं। अनवर एक साइकोलॉजिस्ट होता है और उसे अपने दोस्त ACP अनिल माधवन की रिकमेंडेशन पे पुलिस में कंसल्टिंग क्रिमिनोलॉजिस्ट की जॉब मिलती है। अगले दिन DSP इब्राहिम कोशी की बॉडी मिलती है, जिसकी आंखें और दिल निकले होते हैं। अनवर हुसैन बॉडी को चेक करता है और बताता है कि कातिल ने बॉडी को सबके सामने रखा है, जैसे कि वो पुलिस को चैलेंज कर रहा हो। अब मूवी में एंट्री होती है DCP कैथरीन की, जो इस केस को लीड कर रही होती है। अनवर हुसैन DCP कैथरीन को बताता है कि बॉडी पे ना तो किसी लड़ाई के निशान है और ना ही किसी ज़बरदस्ती के, मतलब यह एक वेल प्लान्ड मर्डर है। जिस तरह से कातिल ने बॉडी से दिल और आंखें निकाली है, उससे लगता है कि यह मर्डर किसी ने बदले की भावना या किसी मानसिक रोगी ने किया है। पर किसी को यह बात समझ नहीं आती कि इब्राहिम कोशी किडनैप तो हुआ, पर उसकी बॉडी पे किसी भी तरह के कोई ज़बरदस्ती के निशान नहीं थे, जैसे वो अपनी मर्जी के साथ ही गया हो। और एक और बात, आखिर वो अपना फ़ोन वहीं क्यों छोड़ गया था। नेक्स्ट सीन में हम इंस्पेक्टर मनोज को देखते हैं, जिसका किडनैप वही वुल्फ मास्क पहना व्यक्ति कर लेता है। DCP कैथरीन अपनी पूरी पुलिस फोर्स को इंस्पेक्टर मनोज को ढूंढने में लगा देती है। अगली सुबह हम DCP कैथरीन के ड्राइवर पोल्सन को देखते हैं, जो DCP कैथरीन को ऑफिस छोड़ने के बाद सिगरेट पीने के लिए पुलिस स्टेशन की बैक साइड जाता है। और दोस्तों, वहाँ पे पोल्सन को एक बॉडी दिखती है, जो होती है इंस्पेक्टर मनोज की। इस बार पुलिस को बॉडी के साथ एक कानून की देवी का स्टैचू भी मिलता है। DCP कैथरीन अब पुलिस स्टेशन की CCTV फुटेज चेक करने को बोलती है, पर उन्हें उस रात की CCTV फुटेज ही नहीं मिलती। दरअसल किसी ने उनका सिस्टम हैक करके बड़ी चालाकी से उस दिन की CCTV फुटेज ही बदल दी थी। मतलब सीरियल किलर एक हैकर भी है। दोस्तों, अब वह कानून की देवी के स्टैचू की जांच करते हैं, पर उस स्टैचू पे ना तो किसी कलाकार का नाम होता है, ना ही किसी कंपनी का। सबसे बड़ी बात कि कानून की देवी की आंखों की बनावट बहुत ही सुंदर होती है, पर आमतौर पे कानून की देवी की आंखों पे कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता। दोस्तों, अब इब्राहिम कोशी की लाश वाली जगह की दोबारा जांच होती है और उन्हें वहाँ पर भी वैसा ही स्टैचू मिलता है। अब मूवी में एंट्री होती है एंड्रू की, जो कि एक हैकर होता है और अनवर हुसैन का दोस्त होता है। अनवर उस किलर को पकड़ने के लिए एंड्रू की मदद मांगता है। एंड्रू बोलता है कि यह मर्डरर बहुत ही ज़्यादा चालाक है, इस तरह वीडियो को रिप्लेस करने का काम कोई बड़ा हैकर ही कर सकता है। अब अनवर और ACP अनिल उस मूर्ति बनाने वाले को ढूंढने के लिए निकलते हैं और उस मूर्ति के बारे में न्यूज़पेपर में भी छपवा देते हैं। उन्हें पता लगता है इस तरह की मूर्ति कोई ऑर्डर देकर ही बनवा सकता है, ऐसी मूर्ति नॉर्मल शॉप्स पे नहीं मिलती। अगले सीन में हम एक लड़की को देखते हैं, जो पुलिस स्टेशन पे इंसाफ की देवी की मूर्ति के बारे में बताने आती है, पर अगले ही पल वह लड़की वहां से गायब हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि DCP कैथरीन पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की मीटिंग बुलाती है और उस सीरियल किलर को पकड़ने के लिए एक प्लान बनाती है। DCP कैथरीन पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को दो दो ग्रुप बनाकर पूरे शहर में फैला देती है। नेक्स्ट सीन में हम DCP कैथरीन और पोल्सन को देखते हैं। पोल्सन DCP कैथरीन के पीछे पीछे स्कूटी से आ रहा होता है, तभी कुछ गुंडे DCP कैथरीन का पीछा करने लगते हैं। DCP कैथरीन उन गुंडों को भगा के जैसे ही पीछे देखती हैं, पोल्सन वहां से गायब होता है। दोस्तों, पोल्सन किडनैप तो हो जाता है, पर इस बार पुलिस के हाथ एक वीडियो लग जाती है, जिसमें वही वुल्फ मास्क पहना आदमी दिखाई देता है, जो हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। इस वीडियो में एक और चौंकाने वाली बात यह थी कि वह वुल्फ मास्क पहना आदमी सिर्फ हेलो बोलता है और पोल्सन बिना कुछ बोले या स्ट्रगल किए एकदम से गायब हो जाता है। इस वीडियो से हमें दो बातें पता लगती है। पहला कि किडनैपर किडनैपिंग के लिए किसी भी हथियार का इस्तेमाल नहीं कर रहा। दूसरा कि इस किडनैपिंग में एक से ज़्यादा लोग शामिल हैं।
पोल्सन की किडनैपिंग के बाद कमिश्नर डीसीपी कैथरीन को काफ़ी डांटते हैं। अब पूरी पुलिस फोर्स पोल्सन की बॉडी ढूंढने में लग जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है अनवर के घर पे, जहां 2 डिलीवरी बॉय एक बॉक्स डिलीवर करने के लिए आते हैं। पहले तो अनवर की वाइफ फातिमा बॉक्स लेने से मना कर देती है, पर बॉक्स पर अपना एड्रेस देखकर फातिमा बॉक्स ले लेती है दोस्तों, और उस बॉक्स में कुछ और नहीं बल्कि पोल्सन की लाश होती है। दोस्तों, इस बार किलर एक गलती कर देता है। दरअसल जो बॉक्स किलर ने अनवर के घर पे डिलीवर किया था उस पे पुलिस को फिंगरप्रिंट मिल जाता है। दोस्तों, फिंगरप्रिंट होता है कोकीन डीलर समीर का, जो कि 3 महीने पहले ही जेल से रिहा हुआ था। दरअसल समीर को पोल्सन ने ही पकड़वाया था और समीर ने जेल जाने से पहले पोल्सन को धमकी दी थी कि वो अपना बदला ज़रूर लेगा। पुलिस समीर की गर्लफ्रेंड को पकड़ लेती है और उन्हें समीर की लोकेशन पता लग जाती है, पर वहाँ पे पहुँचने पर समीर को डेड बॉडी मिलती है। दरअसल किलर ने पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए यह चाल चली थी। इधर पुलिस स्टेशन में सारे कंप्यूटर हैक हो जाते हैं और डीएसपी इब्राहिम कोशी की मर्डर वाली वीडियो प्ले होने लग जाती है और इस तरह वैसे किलर पूरी पुलिस का मजाक बना देता है। दोस्तों, नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अनवर को उस इंसाफ की देवी के स्टैचू पे एसडी लिखा हुआ दिखता है। इस सुराग से पुलिस मूर्तिकार तक पहुंच जाती है। वह मूर्तिकार बताता है कि आज से 6 महीने पहले उसके पास एक आदमी आया था जिसने उसे इंसाफ की देवी की मूर्ति बनाने का काम दिया था, पर उसकी एक शर्त थी कि कानून की देवी का चेहरा भारतीय होना चाहिए और उसकी आंखें अच्छी से बनी होनी चाहिए। साथ ही मूर्ति पे ऐसा कोई भी निशान नहीं होना चाहिए जिससे पता लगे कि मूर्ति कहाँ और किसने बनाई है। पर मूर्तिकार बताता है कि मूर्ति बनाते समय उसने केमिकल से अपना नाम मूर्ति पे लिख दिया था, जो बहुत ध्यान देने पे ही दिखता है। डीसीपी कैथरीन मूर्तिकार को सील किले का स्केच बनाने को बोलती है, पर कातिल मूर्ति ले जाते समय मूर्तिकार की आंखें खराब कर देता है। अब हम मूर्तिकार की लड़की को देखते हैं, जो कि वही लड़की होती है जो पुलिस स्टेशन पे इंसाफ की देवी के बारे में बताने आई थी। वह बताती है कि वो पुलिस स्टेशन गई ज़रूर थी, पर उसे एक धमकी भरा फ़ोन आया था जिससे डर के वो वहाँ से भाग जाती है। वह मूर्तिकार बताता है कि उसने उन लोगों को 5 मूर्तियाँ दी थी, जिसका मतलब वो 3 मर्डर डीएसपी इब्राहिम कोशी, इंस्पेक्टर मनोज और पोल्सन का कर चुके हैं और अभी भी 2 बाकी हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एंड्रयू इन सभी मर्डर्स में एक कॉमन चीज़ ढूंढ लेता है। इन तीनों किडनैपिंग्स के समय पुलिस ऑफिसर्स के हाथों से मोबाइल ज़मीन पे गिरा था। अब एंड्रयू सभी पुलिस ऑफिसर्स के मोबाइल में एक ऐसा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर देता है जिससे जैसे ही मोबाइल किसी के हाथों से गिरेगा तो अलर्ट मैसेज पुलिस हेडक्वार्टर में आ जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम इंस्पेक्टर शरद को देखते हैं, जो अपनी ड्यूटी पूरी करके घर वापस जा रहा होता है और हम उसके पीछे उसी वैन को देखते हैं जिसे किडनैपर इस्तेमाल करता है। अब हम देखते हैं कि उस वुल्फ मास्क पहने आदमी को देखकर इंस्पेक्टर शरद घबरा जाता है और किडनैपर और शरद के बीच में हाथापाई होती है और एंड में शरद बेहोश हो जाता है। इधर पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर शरद का मोबाइल गिरने का अलर्ट मिलता है और पूरी पुलिस फोर्स इंस्पेक्टर शरद के यहाँ आ जाती है। इस बार पुलिस को किडनैपिंग की जगह से एक स्पिनर भी मिलता है और हाँ, यह किडनैपिंग बाकी किडनैपिंग से अलग होती है क्योंकि इस बार विक्टिम यानी कि इंस्पेक्टर शरद ने अपने आप को बचाने की कोशिश की थी, जबकि डीएसपी इब्राहिम कोशी, इंस्पेक्टर मनोज और पोल्सन की किडनैपिंग्स में विक्टिम ने अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं की थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर शरद की बॉडी एक मेट्रो स्टेशन पर मिलती है। अब कमिश्नर डीसीपी कैथरीन और उसकी टीम को इस केस से हटा देता है। अब हम देखते हैं कि अनवर पता लगा लेता है कि आखिर डीएसपी इब्राहिम कोशी, इंस्पेक्टर मनोज और पोल्सन ने किडनैपिंग के समय अपने आप को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की थी। दरअसल किडनैपर्स अपने विक्टिम को हिप्नोटाइज करके किडनैप करता है, पर इंस्पेक्टर शरद ने किडनैपिंग के समय ब्लड प्रेशर की टैबलेट ली थी, जिस कारण वो हिप्नोटाइज नहीं हो पाया और उसने हाथापाई की। दोस्तों, अब अनवर हुसैन उस स्पिनर को लेकर अपनी इन्वेस्टिगेशन करता है जो उसे इंस्पेक्टर शरद के घर पे मिला था और उसे पुलिस रिकॉर्ड में साइमन मंजोरन का नाम मिलता है। साइमन मंजोरन एक साइको कंप्यूटर इंजीनियर होता है जो अपने माँ बाप के मर्डर के जुर्म में जेल में बंद था, पर 3 महीने पहले जेल में आग लग जाने की वजह से वह
मर गया था। अब अनवर को पता लगता है कि जो मरा था वो साइमन नहीं बल्कि कोई और था। दोस्तों, जो साइमन की जगह मरा था वो कौन था, हमें मूवी में आगे पता लगेगा। अब पुलिस साइमन को पकड़ने के लिए निकलती है, पर उन्हें वहाँ पे साइको साइमन और उसके साथी अरविंद की डेड बॉडी मिलती है और उनका कन्फेशन मिलता है। अब हम देखते हैं वह शिल्पकार जिसने कानून की देवी की मूर्ति बनाई थी, उसने अपने लिए भी एक वैसी ही मूर्ति बनाई थी और उस मूर्ति को भी कोई ले जाता है, पर इस बार शिल्पकार की बेटी उसे देख लेती है। और दोस्तों, जो आदमी कानून की देवी की मूर्ति ले जाता है वो होता है एक मशहूर साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर बेंजामिन लुइस। दोस्तों, अब सीन फ्लैशबैक में जाता है और हमें डॉक्टर बेंजामिन लुइस का बचपन दिखाया जाता है। डॉक्टर बेंजामिन लुइस एक छोटे से गांव में अपने पापा और अपनी बहन रेबेका के साथ रहता है। उनका एक छोटा और खुशहाल परिवार होता है। एक दिन बेंजामिन लुइस की बहन रेबेका को स्कूल में चक्कर आ जाता है और डॉक्टर बेंजामिन लुइस के पापा को बताते हैं कि रेबेका प्रेग्नेंट है। दरअसल उस गांव में बेनेट फ्रैंको नाम का एक प्रीस्ट होता है जिसकी पूरे गांव में बहुत इज्जत होती है, पर असल में वो एक करप्ट आदमी होता है और वो गांव के भोले भाले लोगों को बेवकूफ़ बनाता है और साथ ही वो छोटी छोटी लड़कियों को बहला फुसला के उनका नाजायज़ फ़ायदा उठाता है। उसी प्रीस्ट की वजह से रेबेका प्रेग्नेंट हुई थी। रेबेका से अपने फादर की ये हालत देखी नहीं जाती और वो अपने फादर को सब सच बता देती है। अब बेंजामिन लुइस के फादर पुलिस में रेबेका की कंप्लेंट लिखवाने जाते हैं और दोस्तों, वो पुलिस ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि एसीपी अनिल माधवन और इंस्पेक्टर शरद होते हैं। पर वो दोनों पहले ही प्रीस्ट बेनेट फ्रैंको से मिले होते हैं और वो बेंजामिन लुइस की फैमिली की मदद करने की जगह उन तीनों को बहुत मारते हैं और बेंजामिन लुइस के फादर को ही रेबेका के झूठे रेप के केस में जेल भिजवा देते हैं। बेंजामिन लुइस के फादर यह जिल्लत झेल नहीं पाते और वह जेल में सुसाइड कर लेते हैं। रेबेका को भी गांव के बाहर भेज दिया जाता है। इस हादसे के बाद बेंजामिन लुइस डिप्रेशन में चला जाता है, पर थोड़े दिनों के बाद वो डिप्रेशन से निकल के यूएसए पढ़ाई के लिए चला जाता है। दोस्तों, अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एसीपी अनिल माधवन को कोई किडनैप कर लेता है। इधर एंड्रयू किडनैपिंग वाली वैन को ट्रैक कर लेता है और उसकी लोकेशन अनवर को भेज देता है। इधर हम बेंजामिन लुइस को देखते हैं जिसने एसीपी अनिल को एक बेड से बांधा होता है। दूसरी तरफ अनवर कुछ पुलिस ऑफिसर को लेके एंड्रयू की बताई लोकेशन पे पहुंच जाता है। हम देखते हैं कि बेंजामिन लुइस बड़ी चालाकी से सभी पुलिस वालों को घायल कर देता है। अनवर एसीपी अनिल को ढूंढ लेता है, पर तभी उस पर बेंजामिन लुइस हमला कर देता है। अनवर ज़्यादा देर बेंजामिन लुइस के आगे टिक नहीं पाता और बेंजामिन लुइस अनवर को मारने वाला ही होता है, पर एन वक्त पे डीसीपी कैथरीन आके अनवर को छुड़ा लेती है। नेक्स्ट सीन में हम डॉक्टर बेंजामिन लुइस और अनवर को इन्वेस्टिगेशन रूम में देखते हैं। अनवर बेंजामिन लुइस को बताता है कि अभी भी तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन प्रीस्ट बेनेट फ्रैंको और एसीपी अनिल माधवन आज़ाद हैं। बेंजामिन लुइस बताता है कि वो प्रीस्ट बेनेट फ्रैंको को पहले ही मार चुका है। दोस्तों, आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि साइको साइमन जिस जेल में बंद होता है उसमें आग लग जाती है और सबको लगता है कि साइको साइमन जल के मर चुका है, पर वो बॉडी उसकी नहीं बल्कि प्रीस्ट बेनेट फ्रैंको की होती है। अनवर कहता है कि चलो मान लेते हैं कि प्रीस्ट बेनेट फ्रैंको मारा जा चुका है, पर अभी भी एसीपी अनिल जिंदा है। बेंजामिन लुइस कहता है कि अभी भी एक इंसाफ की देवी बाहर है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पुलिस बेंजामिन लुइस का इनकाउंटर कर देती है। अब हम देखते हैं कि एक लड़की एसीपी अनिल से मिलने आती है और अनवर भी एसीपी अनिल से मिलने के लिए अपने घर से निकलता है। अनवर को एसीपी अनिल के घर के बाहर वही लड़की दिखती है और अंदर उसे एसीपी अनिल की खून से सनी लाश मिलती है। वो लड़की बिल्डिंग से बाहर निकलती है और अनवर उसे रेबेका कह के बुलाता है और वो लड़की पलट के देखती है, मतलब यह लड़की कोई और नहीं बल्कि बेंजामिन लुइस की बहन रेबेका होती है, यानी कि इंसाफ की देवी। दोस्तों, इस मूवी की कहानी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, पर आपके लिए मैं इसे थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। एसीपी अनिल माधवन और इंस्पेक्टर शरद
शरद बेंजामिन लुइस के फादर को उनकी ही बेटी के रेप के झूठे केस में जेल भिजवा देते हैं। बेंजामिन लुइस बड़ा होकर साइको साइमन और अरविंद की मदद से पुलिस वालों को किडनैप करके मर्डर करने लगता है, पर उसका मेन मकसद एसीपी अनिल माधवन और इंस्पेक्टर शरद को मारना होता है। दोस्तों, यह थी 2020 में रिलीज हुई मलयालम क्राइम थ्रिलर मूवी की ब्रीफ स्टोरी। आशा करता हूँ आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। ऐसी ही थ्रिलर, हॉरर और इंस्पिरेशनल मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी रोमांचक मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक गुड बाय।